कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सांसद हूँ, पर सरकार देश की है। सबके काम जो होने लायक होते हैं सबके करता हूँ। मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आज हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे अत्याधुनिक मशीनरी हमारे देश में है, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी रोड की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कहीं कम नहीं है। हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अभी, और आपको आश्चर्य होगा हमने 5,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पर बचाए। आजकल लोग मेरे पास इस बात के लिए नहीं आते कि मेरी ज़मीन मत लो हाईवे में, लोग इसलिए आते कि मेरी छोटी ज़मीन बाकी ये भी ले लो। तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। आरएसएस किसी को पोलराइज नहीं करता। उपासना पद्धति अलग है, पर मेजॉरिटी हम हिंदू हैं। मेरा कन्विक्शन, मेरी पार्टी, उसको भले भविष्य अच्छा हो या ना हो, पर आई एम विथ माई कन्विक्शन, मैं इसी में रहूँगा। पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और ये भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा परिस्थिति रहेगी, हार होती रहेगी तो चलेगा, मैं वक्त आया तो कुएं में कूद जाऊंगा, पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें हम 100% जीतेंगे, और तेलंगाना में हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी। और 2024 100% जीतेंगे। सही बताओ तो दिल्ली में सब घर पर आलू पराठा और पनीर यही ज़्यादा कॉमन होता है। हाँ। मुंबई जैसा फूड कहीं नहीं मिलता। मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया, और यही बात बीजेपी ने हमें सिखाई गई है, और यही कि सबके साथ न्याय करना चाहिए, यही बात हमको मजबूती देती है। तो जब आप व्हेन यू मेक द रोड, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो बीजेपी में हो, बीजेपी वाले राज्य में हो, वो किसी भी राज्य में जा सकता है, क्योंकि वो एक सेंट्रल प्लान है। देखिए, आपको 9 साल में मंत्री हूँ जी। मैं आपको बिल्कुल वचनपूर्वक बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी पॉलिटिकल विचार नहीं किया। इस देश के राष्ट्रीय महामार्ग देश की एसेट है, और यहाँ से चलने वाली भारत की जनता हमारा परिवार है। उनको अच्छे रोड मिलने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है, और यही हमारे पॉलिटिक्स का उद्देश्य है। अब मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अमेरिकी पत्रकार का, वो वैसे मुंबई के ही हैं, फरीद ज़कारिया, और वो कह रहे थे कि जैसे पहले होता था ना कि आप शंघाई में चले जाओ, होटल में आप कमरे खिड़की से बाहर देखो तो क्रेन ही क्रेन होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, और फिर आप मुंबई आते हो तो कहीं एक क्रेन दिखाई दिया, बेंगलोर चले गए कहीं 2 क्रेन दिखाई दिया। लेकिन अब ऐसे होता है कि चारों ओर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। हाँ, इससे दिक्कत ज़रूर होती है लोगों को कि ट्रैफिक जैम हो जाते हैं शहर के बीचों बीच, लेकिन एक वाइब्रेंसी आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक देयर इज अ एनर्जी, एक ऊर्जा आ जाती है उसमें। ये एक विदेशी पत्रकार ने, मतलब मूल तो उसका भारतीय है, लेकिन विदेशी पत्रकार ने भी ये नोटिस किया है। नहीं, एक बात देखो, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं 95 में मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 उड्डान पुल, ये मुझे बनाने का मौका मिला। तब मैंने एक निर्णय किया था कि जिसको भी फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको मशीन लेने के लिए हम 10% एडवांस देंगे, और वो मशीन अगर इंपोर्ट करता है तो हम ड्यूटी जो होती है, कस्टम ड्यूटी, हम भरेंगे, जिसके कारण हमारे यहाँ क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू अपग्रेडेशन हो। मुझे इस बात की खुशी है कि एक सिंप्लेक्स करके कंपनी थी, उसने पहली पाइलिंग मशीन लाई, और उसका पुल बन रहा था अपना बांद्रा में, ये जो माइन का फ्लाईओवर है। हाँ, अच्छा, वो जो बड़ा फ्लाईओवर है ना, हाँ, जो टर्न होता है, हाँ, तो उसका पहले मशीन का मैंने उद्घाटन किया। फिर रेडीमिक्स कंक्रीट मिक्सचर आए। उस समय हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत नहीं थी, पर उसके कारण इतने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ कि आज हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे अत्याधुनिक मशीनरी हमारे देश में है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी रोड की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कहीं कम नहीं है। हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अभी। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड डेटा तो सब आपके पास है, तो आप सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही बता दीजिए कौन कौन से रिकॉर्ड कैसे तोड़े आपने। जितने लेन हमने बनाई जी, वो 100 किलोमीटर की हुई, वो 24 घंटे में बनाई जी। जो अभी अलीगढ़ से लेकर जो रोड बना, हाँ, 100 किलोमीटर की 100 टोटल दिन। लेन पकड़ के वो 100 किलोमीटर होता है। मतलब थोड़ा सा नंबर्स में गलती होगी, क्योंकि हमको, सर मैं सरकास्टिकली कह रही हूँ, 25-25 साल वेट करना पड़ता है 100 किलोमीटर के लिए। नहीं, एक लेन को 1 किलोमीटर मानकर जो 6 किलोमीटर बनी, तो उसका काउंट करते हुए वो 100 किलोमीटर का बना। फिर मुंबई वडोदरा में 2 रिकॉर्ड वर्ल्ड के हुए, फिर सोलापुर बीजापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। एक प्रकार से
हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमने नई नई टेक्नोलॉजी लाई है और बहुत अच्छा काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, हम लोग ये आसाम में अपने ब्रह्मपुत्रा पर ये जो सोनवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, माजुली आइलैंड, वहाँ ब्रिज बना रहे हैं। मैंने उनके चुनाव में क्या घोषणा की थी, जब मैं वापस आया तो 6,000 करोड़ का ब्रिज था। हमने टेक्नोलॉजी बदली, नहीं हमने मलेशिया से टेक्नोलॉजी वो स्वीकार की, अब हमारा ब्रिज 680 करोड़ में बन रहा है। जोजिला टनल 4 बार टेंडर हुई, 12,000 रुपये उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। हमने मेहनत की, नई टेक्नोलॉजी आई, काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया, टेक्निकल फाइनेंशियल नॉर्म बदले, अब करीब 60-70% टनल पूरी हुई है। और आपको आश्चर्य होगा, हमने 5,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पर बचाए। तो टेक्नोलॉजी भी लाई, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने की कोशिश की और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हर समय इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब पूर्वी भारत के बारे में बात करें, दिसंबर 2022 में आपने अनाउंस किया था 3 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज। अब सब जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, नहीं बना, उसकी वजह से हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो वॉर फुटिंग पे जब वहाँ पर आप बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बॉर्डर रोड्स बना रहे हैं, ये इसमें अर्जेंसी क्या चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है उसकी वजह से भी है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब बने तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और हमने उसके लिए NHIDCL नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और जो पहाड़ी क्षेत्र पर जो पूरा काम था उनको दिया। और अभी तक हम जो है करीब 1,10,000 करोड़ के काम पूरे कर सके। करीब 1 लाख करोड़ के काम प्रोसेस में है और 1 लाख करोड़ के काम होंगे। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जो 7 सिस्टर्स है, 7 स्टेट्स है, किसी भी स्टेट के किसी भी अपोजिशन पार्टी से लेकर किसी को सवाल पूछो रोड के बारे में क्या हुआ, आपको जवाब मिल जाएगा। 7 sisters, for those of our viewers who live outside of India who don't know the 7 sisters, now we have 8, are the northeast region, the states of northeast India, and the 8th one, Sikkim, was joined in this to make it the 8 sisters now. जी सर, सॉरी, ये just for those अभी who don't know. इसमें सब जगह पर जी। इतने अच्छे टनेल्स, रोड, ब्रिजेस, ब्रह्मपुत्रा पर तो हम कम से कम 7 ब्रिजेस बना रहे हैं, कुछ बन गए, यानी ब्रह्मपुत्रा ने डिवाइड किया है। तो नेचुरली आज वहाँ इतना अच्छा काम हुआ है। जोगीघोपा में हम मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं कि जहाँ रोड भी होगा, रेलवे भी होगी, हवाई जहाज भी होगा और वाटरवेज भी होगा। हाँ। तो एक प्रकार से बहुत बड़े प्रमाण पर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वो हाईवे से लेके मैं कनेक्टिविटी एक बात लास्ट माइल। लोगों को अक्सर बताता हूँ और मैंने अपने जीवन में ध्यान में रखी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा तो इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहाँ इंडस्ट्री, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ रोजगार तैयार होगा और जहाँ रोजगार तैयार होगा वहाँ गरीबी दूर होगी। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये हमारे विकास का सबसे अहम मुद्दा है और ये अंत्योदय से भी जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्राइबल सेक्टर, जहाँ लोग एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे पिछड़े हुए हैं, वहाँ रोजगार निर्माण करना, वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, वहाँ के लोगों को मुख्य प्रवाह में, विकास के प्रवाह में लेके आना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और 500 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से बैकवर्ड है सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, उसके ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है। जी, ये जो आपका जो 10 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू 8,000 करोड़ कुछ है। तो आपको जब ये सब आप रोड्स बना रहे हैं तो फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? हमेशा फंड्स करके थोड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। मैं आपको सुधारता हूँ, भारतमाला 1 की बात कर रही है। हाँ, हाँ। उसकी 8,000 नहीं, 8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ ओके। और दूसरी बात, हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पैसा बजट बहुत अच्छा दिया है वित्त मंत्री जी ने, पर उसके साथ साथ हम रोड को मोनेटाइज करते हैं। हम 4 प्रकार के रोड बनाते हैं। एक EPC, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट दे के रोड बनाते हैं और पूरा होने के बाद फिर उसको मोनेटाइज करते हैं 15 साल के लिए। दूसरा है BOT, जो हम रोड देते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पार्टी बनाती है, उसको टोल के लिए 10 साल, 12 साल, 15 साल उसके हिसाब से, टेंडर के हिसाब से समय देते हैं। तीसरा है हाइब्रिड एन्युटी,
यानी उसमें 40% हम देते हैं, 60% वो लाते हैं। और चौथा है TOT और इनविट, पांचवा। TOT और इनविट ने क्या है कि हम रोड बनाकर फिर उसको बेच देते हैं। हमारा जो इनविट मॉडल है उसमें अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने उसको लॉन्च किया और 10 दिन का टाइम था और पहले दिन हमारा बॉन्ड इशू 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं गोवा में था, कार्यक्रम छोड़कर आया और वो बेल बजाकर मैंने उसको क्लोज़ किया। इतना पब्लिक का रिस्पांस मिला। हम छोटे छोटे लोगों को मैंने आह्वान किया था कि हम आपको 8.05% ब्याज देंगे साल भर और हर महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा करेंगे। अब बैंक में तो 5.5 के ऊपर मिलता नहीं, तो नेचुरल लोगों ने पैसा दिया और इतना पैसा मिला कि मुझे नहीं लगता हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैसे की कमी है। सर आई थिंक 8,000 crores was just the 10 highways, उसके बाद वो फीडर रूट्स है वो सब जोड़ के आता है ना। हमने भारतमाला 1 ओके, ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ। जो टोटल 34,000 किलोमीटर का था। उसमें 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे थे, एक्सिस कंट्रोल ग्रीन है। हम नई अलाइनमेंट तैयार की, पुराने रोड नहीं। हाँ, तो आप जैसे दिल्ली मुंबई है, पुराना रोड नहीं है, नया बना है। ऐसे ग्रीन अलाइनमेंट के किए, काफ़ी बड़े उसमें कामों की बड़ी लिस्ट है, मैं आपको दे के जाऊँगा। तो भारतमाला 1, अब भारतमाला 2 के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर मैं रोड सेफ्टी के ऊपर आती हूँ। पहली बात तो हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं होता था कि इतने चौड़े रोड्स बनेंगे। एक टाइम जोन होता है ना कि लोग सीख जाते हैं कि कैसे हाईवेज में रिवर्स नहीं करना, लाइट डिप नहीं करना, फुल वो नहीं, ब्लेयर में लाइट्स नहीं लगाना, लेन में चलाना। ये सब हम लोगों ने सीखा नहीं है हमारे देश में। धीरे धीरे आता है कुछ मुल्कों में, हमारे कंट्री में झट से आ गया जैसे ही आप मंत्री बने, तो इट हैज़ कम इमीडिएटली। अब इसके साथ साथ जो बाकी जो फीडर रूट्स बन गए हैं वो दे मे नॉट बी 16 लेन 12 लेन, पर वहाँ पे एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ इतने हैं, पॉट होल्स होते हैं। आप कहते हैं कि इतने अच्छे रोड्स बन गए, लेकिन जब वो पॉट होल डेथ्स होते हैं तो वो इट इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग। फिर उसके बाद देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एक बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 1.5 लाख मौतें होती है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% युवा है और इस देश का 3% GDP खत्म होता है, खराब होता है इसमें। और जो 2.5-3 लाख लोग जो है उनके भी हाथ पैर टूट जाते, बेचारे काम नहीं कर सकते। एक बात मैं नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि पिछले 9 साल में बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें कमी नहीं आई, ज़्यादा कमी नहीं आई। इसके लिए 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 6 एयर बैग्स टेक्नोलॉजी अच्छी बनाए, वो हम लगातार प्रयास कर रहे, सुधार रहे हैं। दूसरी बात रोड इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी गलतियाँ हैं, कई अंडरपास बनाया नहीं, सिग्नल बराबर नहीं, मार्केट साइनेज लगाया नहीं, तो कुछ कमियां हैं, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो मतलब वो साइरस मिस्त्री, उनका डेथ हुआ था, उससे पहले श्रीकांत जी जिसके बारे में हमने जिक्र किया, उनका भी रोड, सो मेनी पीपल, पायलट, राजेश पायलट, इन सब का रोड एक्सीडेंट होता है एंड करियर्स तबाह हो जाते हैं। 10% ऑफ द वर्ल्ड्स रोड एक्सीडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, और आपने खुद गिनाया कि कितने होते हैं। 10%, वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ये लोगों के सहयोग के बिना, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। मतलब 10% ऑफ ऑल रोड एक्सीडेंट्स हैपन इन इंडिया, तो मतलब पर ईयर आई थिंक, लाइक आपने कहा कि 150,000 160,000 पीपल डाइंग, सो इट्स नॉट अ गुड स्टेटिस्टिक। और आपने कहा कि जैसे 6 एयर बैग्स, तो क्या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है गाड़ी का? देखिए, लोगों की जान की कीमत पैसे से बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो तो मानती हूँ। हाँ, और इसलिए इकोनॉमिक मॉडल में भी हम वो ला रहे हैं, अब स्टार रेटिंग ला रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी सुरक्षित है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि हमको रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए हमने करीब 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट पर खर्चा कर रहे हैं। जो एक्सीडेंटल स्पॉट है उसको सुधार रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं। रोड सेफ्टी काउंसिल हमने बनाई है, अलग अलग अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार से बड़े बड़े लोगों का सहयोग के लिए कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जगाने का। ट्रैफिक सिग्नल्स, हमने इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लाई है और लोगों से अनुरोध किया है कि हेलमेट पहनो, ड्राइविंग लाइसेंस की पद्धति बदल दी हमने।
पर ये स्टेट गवर्नमेंट्स करते नहीं है ना सर। कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पर हेलमेट लोग पहनते ही नहीं है। पहनते भी है पर कुछ लोग नहीं पहनते। और सब लोग मतलब जैसे मैं अभी पंजाब में थी, कोई भी नहीं पहन रहा था। देखिए आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम एक्सीडेंट कम नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग रोड सेफ्टी ये सबसे बड़ी समस्या है। कानून के प्रति कानून का पालन करना और कानून का सम्मान करना, कभी कभी ये स्थिति ऐसी विचलित, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अपने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन्स ज़्यादा किए। ये फाइन ज़्यादा करना ये हमारी इच्छा नहीं है। हम लोगों को इसमें से जो जाने जा रही है वो बचाना चाहते हैं। हम लोगों की रक्षा करना चाहते और इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। सीट बेल्ट का आपको याद है, लोग सीट बेल्ट पहनते ही नहीं थे और उसके बाद मतलब सीट बेल्ट, हाँ जब पुलिस पकड़ेगी तब देख लेंगे, और जब फाइन बढ़ गया और पुलिस पकड़ने लग गई तब सीट बेल्ट पहनने लग गए लोग। तो वही होगा हेलमेट का भी, जब तक आप फाइन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक फाइन बढ़ाया अभी, इससे ज़्यादा बढ़ाना उचित नहीं है। धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर लोग अब इसको पालन कर रहे हैं, इसका रेशो अब बढ़ा है। और मैं आपके मार्फत लोगों को आह्वान करूंगा कि उनकी जान की सुरक्षा करने के लिए वो इसको पहने, जो सिग्नल से उसका पालन करें, लेन डिसिप्लिन का पालन करें, स्पीड कंट्रोल में रखें और निश्चित रूप से हम अपनी जान को बचाएं। आखिर उनकी जान है तो जीवन है। तो मुझे लगता है अपनी जान को बिल्कुल समझते उन्होंने बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसमें सेलिब्रिटीज आप कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं। आप अगर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप उनसे बोलें इनको ज्वाइन करने के लिए फॉर रोड सेफ्टी, तो वो क्या करेंगे? नहीं, सब लोग मदद करने के लिए, क्रिकेटर्स तैयार है, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस तैयार है, काफी लोगों ने हमको इसमें सहयोग दिया। मैंने आपको ट्वीट भी किया था कई साल पहले, जब मैंने कहा था गडकरी जी एक दिन हमारे ऑफिस आएंगे, मैं ये RTR फ्लाईओवर ज़रूर बताऊंगी जिसको 20-25 साल लग गए इस फ्लाईओवर को बनने के लिए। दिल्ली का डी कंजेशन, ये आई नो इट्स अ नेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम, लेकिन दिल्ली का डी कंजेशन कब होगा? ये आश्रम फ्लाईओवर, RTR फ्लाईओवर, इतने मगर गिनने लग जाऊं ना सर, मुसीबत है इस शहर में। आप जरूर गिनी है, पर पहली बात आपको नम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ, ये आपका नहीं है। आप जितने बोल रहे हो उसमें एक भी मेरा नहीं है। अब मैं मेरे प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर 10,000 करोड़ दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, करीब 80% काम पूरा हुआ। फिर 6 लेन UR2 जो पानीपत से आते हुए एयरपोर्ट आना 2 घंटा लगता है, अब 20 मिनट में हो गए। तो वो जो प्रोजेक्ट है UR2 8,000 करोड़ का अक्टूबर 2023 तक पूरा होगा। DND इंटरचेंज कालिंदी खुंज अलॉन्ग विथ यमुना फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोना 60 किलोमीटर 7,000 करोड़ दिसंबर 2024 में पूरा होगा। 6 लेन ऑफ दिल्ली अक्षरधाम टू इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 32 किलोमीटर 3,500 करोड़, ये 2024 दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली टू पानीपत 70 किलोमीटर 2,205 करोड़ का, ये अप्रैल 2023 में पूरा हो गया, 97% हो गया। 4 लेन ऑफ गोहना टू सोनीपत 39 किलोमीटर 2,000 करोड़, सितंबर 2023 73% पूरा हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली टू जयपुर, ये 225 किलोमीटर 1,300 करोड़ का अगस्त 2023 तक पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। अपकमिंग में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं आपको दे के जाता हूँ। ये टोटल 63,212 करोड़ के काम मैं कर रहा हूँ और इसमें से करीब 50,000 करोड़ के काम लगभग पूरे होते आए हैं। इसमें आपने बहुत सारे ऐसे गिने जो 2024 में होंगे, 2024 दिसंबर, बीच में तो चुनाव आ जाएंगे सर। नहीं कोई फर्क, अभी ये जो 65,000 करोड़ की लिस्ट है इसमें से लगभग एक काम शुरू होने का है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टू जेवर एयरपोर्ट, ये शुरू होने का है। बाकी सब काम 100% पूरे हुए। एलिवेटेड यू टर्न नियर एम्बुलेंस महल, 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआ टू एयरपोर्ट, फ्लाईओवर एंड अंडरपास ऑन दिल्ली गुड़गांव, 4 लेन यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत। ये तो नहीं बने अभी तक, सब बन गए सब, ये 100% है। ये देखो अंडरपास, इसमें से एक भी नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। ये नहीं, पर वो जो एयरपोर्ट टू गुड़गांव है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। वो फ्लाईओवर बने ना सर, हाँ, वो जो अभी बन रहे हीरो वाला बन गया, अभी आप जाके आइए, अभी वहाँ बाकी नहीं कोई। जाती हूँ ना, मेरा मैका वहीं पे है। तो वही सब कह रहे थे, 1-2 बारी गडकरी जी अटक जाएंगे ना ट्रैफिक जैम में, तब पता लगेगा। आपको सच बताऊं, एक बार नहीं मैं 10 बार अटका हूँ। और ये रोड का महत्व मैं जानता हूँ, आप सही कह रहे हैं।
और इसीलिए कोशिश है अब जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनेगा और इससे करीब इसका 30-40% ट्रैफिक धौला कुआं टू गुड़गांव वाला कम हो जाएगा। सर बहुत बहुत दिक्कतें हैं ना, मैं एक दो गिनूँ आपको, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, अब देर आर सो मेनी डायबिटिक्स, जैसे माय मदर ऑल्सो, मतलब साथ में इंसुलिन लेके चलना पड़ता है क्योंकि कुछ पता नहीं है अगर हो जाएगा तो, सो यू हैव टू कैरी योर इंजेक्शन विद यू, क्योंकि 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटे लग सकते हैं कभी कभी ट्रैफिक आप में। एक आध साल ये सब- रुकिए, आपको 50% रिलीफ मिल जाएगा। स्कूल बसेस अटक जाती हैं। अभी नहीं अटकेगा, समय कम हो जाएगा। ओके। आप देखिए दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, हाँ। अब 45 मिनट हो गया। दिसंबर तक दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, कटरा 6 घंटे में होगा, जयपुर 2-2.25 घंटे में होगा, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा। लिख लो दिसंबर। दिल्ली शिमला गई थी मैं सर, और दिल्ली जयपुर भी किया, दैट इज फैब्यूलस। अभी दिल्ली चंडीगढ़ से हम लोग मनाली रोड बना रहे हैं, हाँ। उसमें 9 घंटे लगते थे, अब दिसंबर के बाद वो 3 घंटे में होगा। पर पता है क्या होता है सर, ये जो हिली एरियाज में जो रोड्स बने, ड्यूअल कैरेज वे बन गया सारा, पर क्या होता है कालका से ऊपर जब जाते हैं ड्यूअल कैरेज वे तो बन गया, पर ज़रा सी बारिश आ जाती है तो वो पत्थर सारा नीचे ही आ जाता है, फिर वो सिंगल बन जाता है, पर लोग तो नहीं जानते ना कि वो अब आप सिंगल हो ये गया। चिंता मत करिए, हम सब टनल बना रहे हैं, 2 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं हम देश में। केवल जम्मू से श्रीनगर 18 टनल बना रहे, 14 बन गई। ये जो मनाली की बात कर रहा हूँ ये पूरी टनल बनी है। जोजिला कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर टनल बना रहे, जिसमें 5,000 करोड़ हमने बचाए। झेड़मोर टनल पूरी हो गई, और वहाँ से लद्दाख लेह से मनाली तक हम लोग और 4 टनल बना रहे हैं। उसमें अटल टनल जो मनाली में बनी है, 3.5 घंटे रोहतांग पास जाना को लगता था, अब 8 मिनट में टनल होती। सर इसमें टेक्नोलॉजी, जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है, आपने जिक्र किया जो आपका जो पायलट प्रोजेक्ट था पुणे वाला, वो वाला, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने में टेक्नोलॉजी को आपने कैसे इंटीग्रेट किया इसमें सारा? देखो हमने टेक्नोलॉजी में नहीं लिया और हम इको फ्रेंडली अप्रोच है। अभी लोहे का क्रैश बैरियर बनता था, हमने बाम्बू का बनाया, अप्रूव कर दिया। हम अभी बिटुमिन में करीब 7% प्लास्टिक डालते हैं, वेस्ट प्लास्टिक, 15% रबर जो टायर यूज़ होते हैं ख़राब हो जाते हैं उसके पाउडर डालते हैं। अभी हम परली से बिटुमिन बना रहे हैं। वो लॉन्ग लास्टिंग है? हाँ बिल्कुल, सब प्रूवन है। अभी दिल्ली के ये UR2 में हमने दिल्ली का 25 लाख टन कचरा, जो 3 माउंटेन है कचरे के, वो 10-10 किलोमीटर कम हुए, हमने कचरा डाला। अहमदाबाद डोलेरो में 30 लाख टन फिर से बताइए कचरा कैसे किया? दिल्ली में गाजीपुर है, हाँ टेकरी जी, है, हाँ जी। तो हमने ये UR2 जो बनाया, तो हमने जो एग्रीगेट यूज़ करने के बजाय कचरे को सेग्रीगेट किया, ओके। और वो कचरा 30 लाख टन कचरा डाला रोड में। हमने अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में करीब 30 लाख टन कचरा डाला रोड के अंदर में। अब हम कचरे की पॉलिसी बना रहे हैं कि कचरे को हम रोड में यूज़ करेंगे। ओके। और वो चलेगा? 100% चलेगा, क्योंकि इतने सारे, देखिए आप एक बात याद रखना, हम कोई काम क्वालिटी के बिना नहीं करेंगे। साइंटिफिकली प्रूवन? 100%, सब बातों को प्रूव होने के बाद ही करेंगे। ओके। और ये कहीं इंटरनेशनली हुआ है कि हम ये कचरे को सेग्रीगेट करके उसके हमने इंडियन रोड, हमारे जो ये है इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन फरीदाबाद में, वहाँ हमने उसको चेकिंग किया, उसको सेग्रीगेट किया, उसमें से प्लास्टिक, मेटल, ग्लास अलग किया, और फिर वो उसको यूज़ किया। सर आपने एक कमेंट किया था, फ्रॉम अन्नदाता आवर फार्मर हैज़ बिकम ऊर्जादाता थ्रू एथेनॉल। मैं 2009 से आपका इंटरव्यू सुनती आई हूँ, आपका एथेनॉल आपका फेवरेट है, तो आपने कहा कि आप अन्नदाता से ऊर्जादाता और उससे बिटुमन दाता बनाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बात तो आपको एक नम्रतापूर्वक बताओ कि मेरी हर बात के एविडेंसेस है, प्रूव है, एक भी बात हवा में नहीं करता मैं 2004 से इथेनॉल की बात करता था। पहले शुगर केन से, इसमें जो शक्कर का फैक्ट्री थी, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता था, अब शुगर केन जूस से बनता है। अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से और कॉर्न से बनता है, और अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनता है, और पानीपत में अब राइस स्ट्रॉ परली से इथेनॉल बनता है और बायोबिटुमिन बनता है। इथेनॉल हम 20% पेट्रोल में डाल रहे हैं, और अभी अगले महीने अगस्त महीने में मैं इथेनॉल पे 100% चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। अभी बजाज, TVS और हीरो, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर स्कूटर तैयार की है। इथेनॉल का इसके साथ टोयोटो
जो उनकी कैमरी करके गाड़ी थी जो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार करती थी, अब उसी प्रकार की टोयोटो की गाड़ी आ रही है जो 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी। और इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। अगर ये गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का रेट अगर हिसाब लगाया जाए तो 15 रुपये लीटर आएगा। तो देश में रिवोल्यूशन होगा। और ये पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस ये किसान तैयार कर रहा है। आज गन्ने उत्पादक किसानों को क्यों उनके ये गन्ने के रकम क्यों भुगतान हुई? क्योंकि इथेनॉल आया, नहीं तो हाक का रुक जाता। और इसलिए आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन कार है, आपको हाइड्रोजन कार में बैठ के आया हूँ। मैं फ्लेक्स इंजन की कार मेरे घर पर है। इलेक्ट्रिक का मैंने प्रचार किया, इतना प्रचार किया, इलेक्ट्रिक की बसें सब जगह आ रही। और मुझे लोग कहते थे रास्ते में गाड़ी बंद हुई तो क्या होगा, पत्रकार प्रश्न हुए। अब पूरी इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई, इलेक्ट्रिक कार आई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आई, इलेक्ट्रिक बस आई, पूरा रिवोल्यूशन हुआ। 120 रुपये का पेट्रोल, 110 रुपये का डीजल और 5-6 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी, कितनी बचत होगी। और बसेस भी करेंगे आपने कहा? ऑलरेडी दिल्ली में आ गए हैं। आज देश में हजारों बसें जो इलेक्ट्रिक पर चल रही है। हाँ, और आपने पराली का जिक्र किया। दिल्ली में एक और प्रॉब्लम है, कंजेशन तो है ही, लेकिन जो पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, पंजाब और हरियाणा दोनों में जो पराली जलाई जाती है और उसका नोबडी यूजेस इट, और आप कह रहे हैं पराली से भी यूज। मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, आप जरूर इसके ऊपर डिटेल स्टोरी बनाइए। अभी देश में 26 ऐसे यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे। मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला देश का मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया, 1 लाख रुपए की बचत होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि 135 फैक्ट्री प्रोसेस में है और ये पराली अब शॉर्टेज हो रहा है, इसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। कहाँ पे हैं ये फैक्ट्रीज? ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आपको देखने के लिए मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। हाँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पराली जो फुकट में जलाते थे, उसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। पानीपत में इंडियन ऑयल पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे। अब ये जो बिटुमिन है, हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन टोटल लगता है। 50 लाख टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन बिटुमिन हमको इंपोर्ट करते हैं। अब मेरी कल्पना ये है कि ये बिटुमिन हमारे किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट, CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया हुआ यूनिट, मुझे प्रेजेंटेशन हुआ। अब मैं वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और किसान अपने ही बायोमास से बिटुमिन बनाएगा और बिटुमिन हमको बेचेगा, हम उससे खरीदी करेंगे, इंपोर्ट बचेगा। 30 लाख टन बिटुमिन अगर हमारे देश का किसान देगा तो निश्चित रूप से देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, किसान समृद्ध बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंपोर्ट बचेगा और उससे स्वाभाविक से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और किसान अन्नदाता है, अब ऊर्जादाता बना क्योंकि इथेनॉल बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, और उसके बाद अब किसान बिटुमिन दाता बनेगा। ये सब दिख रहा है, ये सब प्रोजेक्ट देख सकती हैं आप। पर जिस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो कहाँ पराली को अपने ट्रैक्टर में डाल के यूनिट के पास लेके जाए? मतलब वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है ना, वो नहीं हो पाता। जब पैसे मिलते तो सब करते हैं। अभी नहीं तो जलाते थे इस खेत में। हाँ, अब वो ट्रैक्टर में डालकर वो 20-25 टन डाल के पहुंचाएगा तो 3000 रुपये भाव मिलेगा, 75,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 10,000 रुपये, 65,000 रुपये उसके जेब में जाएंगे ना। आज तक उसको चावल से, गेहूं से पैसा मिलता था, अब चावल और गेहूं का कुटार जो होता है उससे भी पैसा मिलेगा, तो फायदा ही होगा। अभी हम बाम्बू लगा रहे और अभी तक वो यशस्वी नहीं हुआ है, पर मेरी कोशिश है। कहाँ पे? पूरे मैं बोल रहा हूँ गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे। और उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? उसके छोटे छोटे 3 mm से 20 mm पैलेट तैयार करके पावर में यूज़ करेंगे, बॉयलर में। और कोयले का भाव है 4,000 रुपये टन, तो ये पड़ेगा 3,500 रुपये टन। यानी पर यूनिट उसका जो फ्यूल कॉस्ट है कोयले की 1 रुपये 10 पैसे, इसकी 1 रुपये 2 पैसे पड़ेगी। तो कोयले के बजाय 16 लाख करोड़ का कोयला इंपोर्ट होता है, तो उसके बजाय बाम्बू आएगा, वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगेगा, किसानों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी, पोल्यूशन कम होगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम करते हैं भारत ने, वी हैव साइंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसमें ये सब भी आता है? बिल्कुल आएगा। देखो 2070 में 0 एमिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की और करार किया है। अब हमें धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, इस पर विचार करना पड़ेगा। हमारी पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर में हम ज़्यादा नहीं जा रहे, तो नेचुरली हमारे आज पावर के बास्केट में 38% पावर ये हमारी सोलर पावर है।
और इसलिए आने वाले समय में हमें इन्वायरमेंट का सोचना होगा। मैं मानता हूँ कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमारे दिल्ली जैसे शहर में आज प्रदूषण के कारण जनता त्रस्त है, हमारा लाइफ कम हो रहा है। अगर हम ये प्रदूषण हटाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये 65,000 करोड़ के काम जो मैं आने वाले दिसंबर तक 99% पूरे कर दूंगा, इन कामों से दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाद ये फ्यूल में जो बदल रहे हैं उससे कार्बन जो इमिशन होता है उससे कम होगा, और निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण हम 2024 समाप्त होने के पहले कम करके दिखाएंगे। पूरा जाएगा ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर एकदम सस्टेनेबल, काफ़ी सब्सटेंसिव कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी दिखने को मिल रहा है, जिस तरह हाईवेज बन गए हैं और वो मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हुई है उत्तर प्रदेश में, पहले तो देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब वो हाईवेज की वजह से, मतलब जैसे लखनऊ है, मुझे तो प्लेन लेके जाने का मन ही नहीं करता है, दैट दोज हाईवेज आर सो ब्यूटीफुल, सीधा वहाँ पे, और देखते देखते साइड में इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं 3 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, 1.25 लाख करोड़ के बन गए, 1 लाख करोड़ के प्रोसेस में, और नए 1 लाख करोड़ के मंजूर कर रहा हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया जी। आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी पूछो, वो बताएंगे रोड कितने अच्छे बनाए, गंगा पर ब्रिज कितने अच्छे बने, यमुना पर कितने अच्छे ब्रिज बने, सब जगह आपको अच्छे देखने को मिलेगा। ये जो बीमारू प्रदेश करके एक बड़ा ही गंदा टाइटल दिया जाता था इन राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश उसमें भी गिना जाता था, लेकिन अब वहाँ पे सिनेरियो बदल रहा है। बिहार का क्या कर? सेम बिहार का, मैं गंगा पर 7 पुल बना रहा हूँ। पर वो पुल गिर रहे हैं, वो जो पुराना वाला जो पुल कितनी बारी गिर, हमारा नहीं था। हाँ। वो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का पुल पीडब्ल्यू बना रही थी। प्रॉब्लम है, आप दूसरे के बिल हमारे नाम पर मत फाड़िए। सब लोग आपके पास ही तो आएंगे कि जैसे ही कहीं पे रोड की बात हो रही है या फिर हाईवेज की बात है, गडकरी जी के आप बोलते रहिए कि मेरा नहीं है। कुछ स्टेट हाईवे, कुछ नेशनल हाईवे है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, कुछ शहर के है, कुछ डीडीए के रोड है, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड है, कुछ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के रोड है। सर पर होता नहीं है ना, जैसे ही एक अगर कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे एक पॉट हो गया, आप ट्विटर पे देख लीजिए, नितिन गडकरी जी व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे ही होता है। ये ऐसा होगा, किसी भी चैनल ने गलत न्यूज छापी या दिखाई, सब ANI को जिम्मेदार पकड़ेंगे। करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मेरे प्रोडक्शन टीम कह रही है 2 विषय उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं, एक तो इलेक्ट्रिक हाईवेज और दूसरा म्यूजिकल हॉर्न्स। आप दोनों पे बताइए मुझे। पहली बात तो ऐसी है कि आप यूरोप में जाइए, जर्मनी जाइए, आप लंदन जाइए, कई किसी भी देश में जाइए, वहाँ इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर बस चलती है। हाँ। 2 बसेस जोड़ के, कभी भी 3 बसेस होती है ट्राम जैसी। ट्राम में लोहे के चक्के होते हैं, अभी वो रबर के टायर आ गए। तो उस प्रकार का एक हाईवे में दिल्ली से जयपुर बनाने के ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ और काफ़ी काम कर रहा हूँ। ये जो पानीपत के बाद जो UR2 शुरू होता है, जो द्वारका तक आता है, इससे डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे से जयपुर तक मैं हाईवे बना रहा हूँ। वो केबल रहेगी, उसको लगकर 3 बसेस या 2 बसेस जोड़कर एयर कंडीशन बस में लोग जाएंगे, और डीजल बस का जितना किराया अभी उससे 25-30% कम पैसे में लोग कंफर्ट से जाएंगे, फास्ट जाएंगे। ऐसी सिस्टम हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे अगर ये सक्सेसफुल हो तो देश में हाईवे बनेंगे, उसमें ट्रक चलेंगे, बसेस चलेगी, डबल डेकर बसेस चलेगी, और इलेक्ट्रिक या फ्यूल होगा। तो निश्चित रूप से आज 120 रुपये का पेट्रोल, 110 रुपये की डीजल, उधर इलेक्ट्रिक केवल 6-7 रुपये की लगेगी। तो बहुत बड़ी पोल्यूशन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक हमारे देश में भी जनरेट होती है और देश का फायदा होगा। आपके लिए, आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया, तो जब आप ये लैंड खरीदने जाते हैं, हाईवेज के लिए ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो हमेशा इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे तमिलनाडु में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हाईवेज आया नहीं, तो आपने कहा कि आपके लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं है, इट गोज़ इनटू लिटिगेशन, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन। तो एक ज़मीन का इशू, दूसरा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, हमेशा रोड को लेके एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, आप पेड़ काट रहे हैं, इतने पेड़ आपने काट लिया, इतना फॉरेस्ट वेल्थ गया, इतने मंदिर उखाड़ दिए, इतने वाइल्ड लाइफ खराब कर दिया। ये 2 चीज़ों पे आप हमें बताएं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। एक दक्षिण में फिल्म एक्टर है, विलन का काम करते हैं, सयाजी शिंदे करके, बड़े पॉपुलर है। अभी परसों औरंगाबाद के पास पैठन जगह पर हमने 100 साल पुराने बढ़ के 61 वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया। वो देखने के लिए मैं गया था, सभी जगह आया है।
और हमने अभी तक 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए और देश में 3,86,000 हमने ट्री लगाई, 3-3 मीटर के पेड़ लगाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पर्यावरण के दृष्टि से पेड़ को लगाएं। तो स्वाभाविक रूप से हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फॉरेस्ट से हमको स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ थोड़ी तकलीफें आती, पर अभी हमारी सरकार आने के बाद काफ़ी गति आई है, अब प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। अब आपको एक बात बताओ, आजकल लोग मेरे पास इस बात के लिए नहीं आते कि मेरी ज़मीन मत लो हाईवे में। लोग इसलिए आते कि मेरी छोटी ज़मीन बाकी ये भी ले लो, क्योंकि हमारा रेट जो है वो मार्केट प्राइस से 25% ज़्यादा है। ओके। और लोगों को कैश में पैसा मिल रहा है तुरंत चेक से। तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े होते ही रहते हैं। पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो हम प्रॉब्लम्स को स्वीकार के जाते हैं, हमें कोई ज़्यादा अड़चन नहीं। इसीलिए तो हम आज करीब 70-80 हज़ार किलोमीटर रोड का काम पूरा कर सके 8 साल में, 80,000 किलोमीटर। तो ये इसी कारण कि हमको सब बातों की सफलता मिली। फिर भी अड़चनें हैं, हम रात दिन अड़चनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, राज्य सरकार के साथ मीटिंगें करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का हमारा अप्रोच है। अभी जो बात आपने की हॉर्न की, तो हॉर्न बड़ा कान के लिए अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है कि तबला, पेटी, माउथ ऑर्गन, बांसुरी, ऐसा आवाज़ आएगा हॉर्न के बजाय, ताकि वो सुनने में अच्छा लगेगा और लोग अलर्ट भी हो जाएंगे। लता मंगेशकर जी होती तो शी वुड हैव अप्रिशिएटेड इट 100%। ऐसे लता मंगेशकर जी का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था उनके परिवार से। एक छोटे भाई के रूप में उन्होंने मेरे ऊपर प्रेम करती थी और मेरे बारे में उनको बड़ा अभिमान था, क्योंकि मेरा 18 साल मुंबई में रहता था। तो स्वाभाविक रूप से उनको बहुत खुशी होती। आपने वो नागपुर में वो बनाया भी ना, म्यूजिकल फाउंटेन उनके नाम से बनाया, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाउंटेन है वो। उसका इतनी ऊंचाई है, कभी आप देखने के लिए आइए। अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उसका संगीत AR रहमान का है, उसकी कमेंट्री अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन की, मराठी में नाना पाटेकर की और हिंदी में गुलजार साहब की है। और ये बनाया फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया और 5 ऑस्कर विनर है जिनने उसके ऊपर काम किया है। बहुत ही अच्छा है। और उसका नाम अभी लता मंगेशकर जी का हम दे रहे हैं उसको। चलिए, आप हॉर्न्स की बात करते हैं, आप फ्यूल एफिशिएंट कार्स की बात करते हैं, नॉन फ्यूल कार्स रादर। तो आपने कहा इलॉन मस्क एंड टेस्ला वेलकम इन इंडिया, बट इफ दे वांट टू मैन्युफैक्चर इन चाइना एंड मार्केट इन इंडिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज द सीन विद टेस्ला? उनका ऐसा है कि वो आए हिंदुस्तान में, फैक्ट्री डाले, हम उनको सहयोग करेंगे। हमारे ऐसे जो नियम से कंसेशन है वो उनको मिलेंगे। पर उनका बीच में प्रॉब्लम है, हमने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना में काफ़ी बनाई है और इसलिए इंडिया में कार लाके हमको कंसेशन दो। तो हमारे यहाँ ये भाई आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी बेनिफिट मिलेगा, वहाँ बना के यहाँ कैसे मिल सकता है। इसलिए उनका स्वागत है, हम चाहते हैं कोई इंडिया में आए। इंडिया, आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में हम 4थे नंबर पे थे, अब हम 3रे नंबर पर आए और जापान 4थे नंबर पर गया। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर हम आए। और 5 साल के अंदर हमारी इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और मैं इस विभाग को देखता हूँ, मेरा विश्वास है हम 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब ऑटोमोबाइल का इंडिया बनेगा। और सब वर्ल्ड के प्लांट लगभग हिंदुस्तान में है और पूरा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगा। हमने अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, पुराने व्हीकल से एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सब निकलेगा, उसका रिसाइकलिंग होगा। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के भाव 30% कम होंगे, हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे और पूरे वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट होगा। और ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा GST भारत सरकार और राज्य सरकार को दिया है। हमारे GDP ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जब दुगनी होगी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये सपना पूरा करेगी। सर, शुरू में आपने कहा था कि कैसे लोग आके आपसे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, और इसमें आप ये नहीं देखते कि आपका पॉलिटिक्स क्या है, आप किस राज्य से हैं, वहाँ BJP की सरकार है कि नहीं है। अगर देश हित में है तो आप मदद करेंगे या आप प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे। द पॉलिटिक्स डजंट मैटर। देखिए, पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और इसलिए एक रोड शुरू होता है
तो रोड अभी हमारा एक एक राज्य से जाता है, तो ये राज्य भाजपा का है और ये बाद में राज्य कांग्रेस का है, तो क्या रोड के काम मैं बंद करूं? रोड भारत की जनता के लिए है और मैं केवल भाजपा का मंत्री नहीं हूं, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं और इस देश के सब लोगों के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। जिन्होंने हमें वोट दिया उनका भी काम करें, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी करेंगे, जो विरोध करेंगे उनका भी करेंगे। सही काम सबका होना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं। पर क्या कोऑपरेशन मिलता है? जैसे अगर आप बंगाल में रोड बनाना चाहते हैं या तमिलनाडु में, जहाँ पे बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, आप तमिलनाडु में बनाते हैं तो सब स्टालिन जगह मिलता है। मेरे पास पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे परसों, भगवान हर मान। मुख्यमंत्री आते हैं मेरे पास, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मीटिंगें करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ममता जी भी आती है, साउथ के भी सभी आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, मंत्री आते हैं। अगर होता है तो उनको कहता हूँ ये काम आप करा दो और वो करते हैं। थोड़ा कभी देरी होती है, फॉलोअप करना पड़ता है, मीटिंगें होती है, हो जाता है। पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता आपके पास नहीं आते कि क्यों कर रहे हो आप वहाँ पे काम? इलेक्शंस आने वाले हैं, मत कीजिए। उल्टा ऐसा होता है कि मैं जब बंगाल में काम करता हूँ तो हमारे कार्यकर्ता हमारी सरकार की उपलब्धि में उसको गिनाते हैं कि हमारी सरकार ने ये रोड बनाई, ये ब्रिज बनाया, ये फ्लाईओवर बनाया, तो इस काम को फायदा ही होता है। जो काम हम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सब जगह कर रही है उसका फायदा ही है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आ रही हूँ। आपने कहा था ये सिलेबस को लेके, कर्नाटका में जो सिलेबस को लेके बात चली थी कि सावरकर वो जो चैप्टर डिलीट किया था, तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि गडकरी जी ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जो हैं वो दे आर नॉट वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स गडकरी जी। मतलब उसका उन्होंने दूसरा ही मतलब निकाल लिया था जब आपने सावरकर के बारे में। वाई सावरकर सो इम्पोर्टेंट फॉर महाराष्ट्रियंस? नॉट फॉर महाराष्ट्रियन, फॉर देश। हाँ जी। सावरकर ने जो कुर्बानी दी है, जो त्याग किया उनके परिवार ने, वो हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा त्याग किसी परिवार ने नहीं किया। सावरकर ने अपना जीवन पूरी तरह देश के लिए समर्पित किया है और इसलिए कई विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर उनके त्याग, बलिदान, तपस्या के बारे में नहीं होता। जो कष्ट उन्होंने सहन किए, जो यातनाएं सहन की है, और आद्य क्रांतिकारक है और निश्चित रूप में देश के लिए प्रेरणा का विषय बने हैं और इसलिए ऐसे विषयों की राजनीति करना बहुत बुरी बात है। चाहे सावरकर जी हो, चाहे हेडगेवार जी हो। हेडगेवार जी तो एक समय हमारे विदर्भ के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए हमको टॉलरेंस चाहिए। मतभिन्नता होना स्वाभाविक है, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं और इसलिए यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और इसलिए सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार का ये काम कर्नाटक के सरकार ने किया बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कांग्रेस तो आप पर आरोप लगाती है, आप मतलब बीजेपी पर आरोप लगाती है कि टॉलरेंस फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट्स, वैल्यूज़, आइडियाज़ वो बीजेपी में है नहीं। वो एक ही सिस्टम लाना चाहती है और पूरे देश में वही, चाहे भाषा की बात हो या फिर एनीथिंग, दे वांट वन सिस्टम। गलत बात है, ऐसा हम कहीं लाना नहीं चाहते। हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी तक और आज मोदी तक यही परंपरा रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको साथ लेकर जाना। ये गलत प्रकार की बातें कही है। जिन लोगों ने इस देश में इमरजेंसी लाई और अपोजिशन पार्टी को 2 साल जेल में बंद रखा, वो क्या बात कर सकते हैं? हमारे व्यवहार में हमने कभी ऐसा काम नहीं किया और न करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अगर बीजेपी 2024 में वापस आती है तो संविधान नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। लेकिन आपने कहा कि संविधान जो है वो हमारे लिए गीता है। देखिए, संविधान हमारे लिए गीता है, हमारा विश्वास है और ये बात पूरी तरह गलत है और ये गलत अपप्रचार है। ये बहुत बार ऐसा अपप्रचार कुछ विपक्षी पार्टी की तरफ से होता है, पर हम संविधान का सम्मान रखते हैं और निश्चित रूप से संविधान हमारे लिए आत्मा है, हमारे लिए गीता, बाइबल और कुरान जैसा है और संविधान को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप शुरू से ही यू वर नॉट शाई अबाउट योर आरएसएस लिंक्स। आप नागपुर के ही हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। आप में ज़रा भी झिझक नहीं होती आरएसएस को। आपने शुरू से ही यू हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम इट कि मैं हूँ आरएसएस का कार्यकर्ता, आई रिप्रेजेंट आरएसएस। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो बहुत ही पोलराइज्ड विचारधारा है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ अदर रिलीजन्स, अदर थॉट प्रोसेसेस। नहीं, गलत बात है।
आरएसएस किसी को पोलराइज नहीं करता। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ सावरकर जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या की थी, सिंधु नदी से लेकर अरबी समुद्र तक जो लोग हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानते हैं वो सब हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हमारी बिल्कुल विचारधारा साफ है कि किसी की उपासना पद्धति अलग हो, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गुरुद्वारा में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई और कहीं भी जा सकता है, उपासना पद्धति अलग है, पर मेजॉरिटी हम हिंदू है। हमारे मुसलमान जब बाहर जाते हैं तो उनको कहते हैं ये हिंदू मुसलमान है, इंडियन मुस्लिम है। तो इसका मतलब क्या वो हिंदू हो गए क्या? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सब विषयों का, शब्दों का सही अर्थ निकाल कर समझना। हिंदू ये संकुचित शब्द नहीं है, हिंदू ये सर्वसमावेशक है। सहिष्णु, सहजता, सरलता और सर्वसमावेशकता ये हिंदुत्व की परिभाषा है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हिंदुत्व नहीं मानता। और हिंदू ये जीवन पद्धति है। आज आप देखिए कि जैसे आप कहेंगे पत्रकारिता मेरा धर्म है, उसका मैं पालन करूँगी, यानी क्या है? धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मुझे लगता है वो स्वयं स्पष्ट है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन सब शब्दों को गलत मीनिंग देकर अपप्रचार करके लोगों में झगड़ा लगाने की कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कोशिश करते हैं। वो नहीं होनी चाहिए और लोगों ने सही अर्थ में इसको समझना चाहिए। यही हमारी सबकी अपेक्षा है। लेकिन जहाँ पर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, खरगे जी हो, जो भी हो, वो जब कमेंट्स आरएसएस के बारे में करते हैं आपको उसमें नहीं गिनते हैं, आपके पास हमेशा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बाकी जो आरएसएस के जो बीजेपी में हैं शामिल, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहता? देखिए, मैं आपको पहली बात बता दूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। और मैं जो कुछ हूँ वो संघ के संस्कारों के कारण, विद्यार्थी परिषद के संस्कारों के कारण हूँ। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और मुझे कुछ अच्छा कार्य करते समय जो संस्कार मिले उससे मेरा व्यक्तित्व परिपूर्ण हुआ और आज मैं वही व्यवहार करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है, अगर वो नज़दीक आएंगे, अनुभव लेंगे, तो जिनके जिनके मन में गलतफहमी वो निकल जाएगी। आप कई दशकों तक राजनीति में रहे हैं, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, दिल्ली पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन जिस तरह अब ये जो अटैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल ही विशियस अटैक्स ऑन ईच अदर, क्या आप समझते हैं कि ये इसको अब सुधारने का कोई तरीका ही नहीं है? क्या सोशल मीडिया भी इसके लिए आप मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर हम जिस प्रकार का आचरण करते समय हम हमारे विपक्षियों की विरोधी विचारधारा को भी सहिष्णुता के साथ स्वीकार करें। मुझे लगता है हमारे देश में जब से हमसे स्वाधीनता मिली, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, और जहाँ तक हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, तो हमने हर समय इस बात का जिक्र करके सबका सम्मान करते हुए राजनीति की है। और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन करके किसी के साथ कोई अन्याय करना नहीं चाहते। आप और राजनाथ जी और कुछ और भी हैं जो वाजपेयी अडवाणी एरा के भी रहे हैं, वहाँ उनके साथ भी काम किया है और अब मोदी जी के अंडर भी हैं, उनकी कैबिनेट में भी हैं। तो भाजपा में क्या फ़र्क है उन वाजपेयी जी के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और अब मोदी जी? आपने दोनों के साथ काम किया है, देखो उनकी कार्यशैली अलग है। नहीं, मोदी जी ने भी वाजपेयी जी के साथ, अडवाणी जी के साथ काम किया और जिस समय वो पद्धति, आज भी वही पद्धति है, कन्विक्शन वही है, उद्दिष्ट वही है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा उद्दिष्ट है और अंत्योदय, सामाजिक आर्थिक चिंतन, गरीब व्यक्ति के प्रति ये हमारा उद्दिष्ट है, मिशन है। तो यही बात को लेकर हमारा गरीब कल्याण के कार्यक्रम, वही बात चल रही है। अब कुछ लोग अपने को अपने अपनी सुविधा से उसके अलग अलग अर्थ लगाते हैं, पर जब कल थे वो आज है वो कल रहेंगे। हमारी विचारधारा वही है और मोदी जी, अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम सब लोग एक ही दिशा से जा रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक इनोवेशन है गवर्नेंस में आपके, मतलब मोदी जी के कैबिनेट में?
ये बिल्कुल अच्छी बात है कि मोदी सरकार की विशेषता रही है कि लगातार हर चीज़ उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन की है, डिजिटल सिस्टम को प्राधान्य दिया है और बेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकरेज किया है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये देश का भविष्य है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। दूसरी बात मैं दोहराता हूँ जो संघ विचारधारा से जुड़ी हुई है कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो हम इसी बात पर चलते आए हैं। सर, आप इतनी बारी इलेक्शंस लड़ चुके हैं, लोकसभा, स्टेट, पर टेल मी समथिंग कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कभी, इट यूज्ड टू बी जेंटलमैनली पॉलिटिक्स, सब लोग एक दूसरे से बात करते थे, कभी इतना विशस नहीं हुआ, इतना खराब नहीं हुआ, स्तर इतना गिरा नहीं जितना आजकल है। ऐसे क्यों हुआ? देखिए, आजकल तो मैं महाराष्ट्र से काफ़ी दूर हूँ, अब नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली आता हूँ, ज़्यादा डिटेल मैं जानता नहीं हूँ, पर ओवरऑल मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। पर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र पर जिनका विश्वास है, जो लोकतंत्र को यशस्वी करना चाहते हैं, सब लोग मिलकर हम लोकतंत्र को क्वालिटेटिव बनाएं, गुणात्मक बनाएं और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उद्दिष्टों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्तर बनाकर सबने मिलकर राजनीति करना ही, इसमें ही लोकतंत्र का हित है, इसमें ही देश का हित है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा हिंदुस्तान का वर्णन करते हैं। हम दुनिया के सामने अपने व्यवहार से एक आदर्श तैयार करें ताकि यशस्वी लोकतंत्र कैसा हो सकता है और यशस्वी लोकतंत्र में चाल चलन, व्यवहार, चरित्र कैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है दुनिया हमारी तरफ अपेक्षा से देख रही है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, किसी दल का सवाल नहीं है। हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र की गुणवत्ता, उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके हम निश्चित रूप से बदल करने की कोशिश करें, हम सब लोग मिलकर, यही मेरी भावना। फॉरेन मीडिया बहुत कहती है कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, ऑपोजिशन भी कहती है कि अंडर बीजेपी, अंडर मोदी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, लेकिन बहुत कमेंटेटर्स ऐसे हैं जो भारत से बाहर बैठ के कहते हैं कि भारत के जो इदारे हैं वो सब सबवर्ट किए गए हैं। चाहे आप सीबीआई की बात करिए, ईडी की बात करिए, सबको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन जीतने के उद्देश्य से। मुझे नहीं ऐसा लगता। कोई भी व्यवस्था खड़ी होती है वो अपना काम उनके कानून के आधार पर करती है, और कानून में जब कोई लोग छपड़ते हैं तो वैसे आरोप लगाते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी कोई इतना काम महसूस हम नहीं करते, ना करेंगे। सर, इस साल काफ़ी सारे मेजर इलेक्शंस होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बड़े स्टेट्स हैं, बड़े राज्य हैं। कर्नाटका हारने के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इन राज्यों में आपकी सरकार फिर से वापस आएगी या फिर सरकार उलट के आपकी सरकार आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें हम 100% जीतेंगे और तेलंगाना में हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी, हम ताकतवान बनेंगे, प्रमुख विपक्षी दल बनेंगे, इससे मेरा विश्वास है। और अगर समय अच्छा आएगा तो हम वहाँ भी बहुत अच्छा लीड ले सकते हैं। और 2024 100% जीतेंगे। जिस प्रकार से हमने 10 साल में, 9 साल में जो काम किया है, जो देश का भविष्य बदला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए हैं, फिर से एक बार जनता अपने विकास के लिए और देश के लिए हमें चुनकर देंगी मोदी जी के नेतृत्व में, ये मेरा विश्वास है। सर, हाल ही में ये गीता प्रेस को लेकर बहुत विवाद उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि इट्स लाइक गिविंग अ प्राइज टू सावरकर। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, एक तो मुझे हर बात कांग्रेस ने कही हो उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की गलत बातें बोलते बोलते कांग्रेस की अवस्था कैसी वो जानते हैं। महात्मा गांधी जी को गीता के बारे में कितना प्रेम था ये सब जानते हैं, और गीता प्रेस ने गीता प्रसार का काम कितनी निष्ठा से पिछले अनेक सालों से किया ये भी जानते हैं। उसके ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया देना यानी गांधी जी के विचारों के विरोध में बात करना, ऐसी बात हो जाएगी, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, ये जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे हम कि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अभी कर्नाटका में आप चुनाव हारे हैं, आपकी पार्टी, तो उसमें और उससे पहले भी जब जो भी चुनाव हारे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये रेवड़ी कल्चर इज़ बैड और फ्रीबी कल्चर। अब फ्रीबीज और रेवड़ी से अगर इलेक्शन जीता जा सकता है तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए आपकी पार्टी ऐसे नहीं करेगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस देश के डिस्कॉम
करीब 18 लाख करोड़ से लॉस में है। और इसी प्रकार से बिजली मुफ्त देने की स्पर्धा रहेगी तो हमारा बिजली का क्षेत्र खत्म हो जाएगा। हमारे देश में इसी मिक्सी बांटना, इडली पात्र बांटना, इडली बांटना, ये बांटना, फुकट की चीज़ें सरकार के पैसे से बांटने से राजनीति नहीं होगी। हम रोजगार निर्माण करें, गरीबों को घर बना के दें, स्वच्छता करें, कचरा मुक्त देश बने, स्वच्छ भारत बनाए, हम नई इंडस्ट्री लाएं, लोगों को रोजगार क्रिएट करें। ये लॉन्ग टर्म, ये जो परमानेंट उपाय है जो देश के विकास के, वो करने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए केवल ये रेवड़ी बांटने से देश का भी नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति का भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। अब जब फुकट में चीज़ कोई मिलती है तो लोगों का उसका महत्व नहीं होता। तो मुझे लगता है कि लोगों को जहाँ ज़रूरी होगी वहाँ ज़रूर उनको कंसेशन देना चाहिए। पर इस प्रकार की राजनीति चुनाव को देखकर जो हो रही है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, अच्छी बात नहीं है। तो ये जो 3 चुनाव महत्वपूर्ण 3 और 4 तेलंगाना भी है, तो इन चारों में आप सोचते हैं कि ये रेवड़ी वाली जो बात है ये फिर से नहीं उठने वाली? फ्रीबीज किसने क्या करना चाहिए लोकतंत्र में उसका अधिकार है, पर लोग अब सुसंस्कृत बने, सुशिक्षित भी है और समझदार बने हुए। उनको समझ में है कि कैसे वोट देना, किसको देना, लॉन्ग टर्म देश का और राज्य का हित किस में है और कौन हमारे भविष्य को बदल सकता है। और पिछले 10 साल का हमारा जो अनुभव है, जो 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं, कांग्रेस को 60 साल अवसर मिला। जो कांग्रेस 60 साल में जो कर नहीं सकी वो हमने 10 साल में करके दिखाया। इसी के आधार पर लोग हमें वोट देंगे और फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। जी, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में आती हूँ। आपका जो वेट लॉस रेजीम, तो इसमें आपने मेरे को थोड़ा सा टिप्स देना है कि आप कैसा आपका रेजीम चलता है, डाइट का, एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का, आप क्या करते हैं टू बी फिट? मैं ये कई सारे बीजेपी पॉलिटिशियन से पूछती हूँ क्योंकि फिटनेस इज बिकम अ मेजर थिंग, योगा एंड थिंग्स। तो देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मेरा पूरा लाइफ बहुत ही इनडिसिप्लिन था, पर अभी मैंने कोविड के बाद काफ़ी रेगुलराइज किया। रोज़ मैं 1.25 से 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। मेरा वजन 135 किलो था, 85 किलो पर आया, 50 किलो वजन कम हुआ है। कितने साल लगे आपको ये समझ लिए 11 के बाद। 2011 में मैंने ऑपरेशन किया था, 2010 में या 11 में, ये 12 साल में मेरा कम हुआ है। और एक बात जरूरी कि अब मेरा खाने में वगैरह भी काफ़ी नियमित है। पहले मेरे कंट्रोल नहीं था, अब मैं 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, सब्जी और सादा भोजन सुबह शाम करता हूँ और खाने में एकदम क्वांटिटी कम की है। और मुझे प्राणायाम से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, मेरा लाइफ बदल गया है और मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं बहुत फिट हूँ। तो आप ये जो फिट इंडिया जो है, इट हैज़ बिकम अ बिग थिंग। मोदी जी जो हैं वो योगा दिवस वगैरह उसको बहुत प्रमोट करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो ये किया है उससे कितना फ़ायदा हुआ है आपको लगता है? फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी अनप्लान, इनडिसिप्लिन और खाने में कोई कंट्रोल नहीं था। कैसे हो सकता है? आरएसएस में रहे हैं आप, तो वहाँ पे तो एक्सरसाइज होती है, शाखाएं होती है। नहीं, पर वो मेरा बहुत उस समय, पर अभी मैंने बहुत अच्छा लाइफ है, मैंने काफ़ी कंट्रोल किया। पहले मैं पूरी प्लेट की प्लेट खाली करता था अभी मैं बहुत। ये भी बीजेपी वालों के साथ बहुत है, खाने के शौकीन बहुत होते हैं ना। जेटली जी भी ऐसे ही थे, अरुण जेटली, उनके यहाँ भी पकवान पता नहीं कहाँ कहाँ से आता था। आपके घर में भी तो आता है नागपुर में, कम लोगों को खिलाते हैं आप? खिलाते भी, पर अब मैं सीमित खाता हूँ। पहले जैसे अमर्याद खाता था वैसे अभी मेरी नियत में कमी नहीं आई है। पूरी और आमरस रोज रात को मैं नए नए व्यंजन खाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, होटल में जाता हूँ, कभी अलग अलग चाइनीज, मैं वेजिटेरियन हूँ पर खाता सब हूँ, पर अब लिमिट है, कंट्रोल करके खाता हूँ। जब मैं पहली बार आपसे मिली थी, आप महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे। मैं आपको कंपैरिजन करने में पूछूंगी कि दिल्ली का जो भोजन है, आपको इस दिल्ली के पकवान कौन से अच्छे लगते हैं? सही बताओ तो दिल्ली में सब घर पर आलू पराठा और पनीर, यही ज़्यादा कॉमन होता है। मुंबई जैसा फूड कहीं नहीं मिलता। सच में? हाँ, मुंबई में सब प्रकार का फूड आधी रात को आपको मिलेगा। मुंबई इसमें जन्नत है। खाने के लिए मजा जो है असली मुंबई में। और आपके फेवरेट्स क्या होंगे? मेरे बहुत फेवरेट है मुंबई में। मैं बहुत से होटल जब जाता हूँ रात को तो होटल रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए। पर वहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम? रात को 11 बजे के बाद 2-3 पुलिस वाले रख के चला जाता हूँ। चले जाते हैं? फुटपाथ पे खाना है, स्ट्रीट फूड ही अच्छा है। तो जरा
रात को जरा घर रोश कम हो जाता है, बंद होने के समय चला जाता हूँ। तो लोग पहचानते हैं आपको पर? आप पहचानते, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन जैसे बॉम्बे में रहने वाले लोग सब कहते हैं कि अरे दिल्ली स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट, लेकिन आप तो उल्टा कह रहे हैं कि बॉम्बे स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट। बॉम्बे स्ट्रीट फूड की बराबरी कोई कर नहीं सकता। अच्छा, सोशल मीडिया में इन दिनों, मतलब मई जून जुलाई, इन 3 महीने में सीरियस मैंगो वॉर्स चलते हैं। जो नॉर्थ के लोग हैं वो दूसरे आम के बारे में बात करेंगे, जो मुंबई वाले हैं वो कहेंगे कि आप उसके के कंपैरिजन में कोई भी आम नहीं है। अब मैं ऑब्वियसली गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं मुंबई के। ये जो सच्चाई वो सच्चाई है। हाँ? हमारे यहाँ आम का राजा अल्फांसो, आफूस को ही कहते हैं, और आफूस जैसी टेस्ट किसी को नहीं है। तो इतने साल दिल्ली में रहने के बावजूद आपको दिल्ली के आम पसंद नहीं है या नॉर्थ के आम पसंद नहीं मैं है? ये पसंद नहीं, ये भी अच्छे हैं, पर हाँ। अगर आप क्वालिटी में पूछोगे, टेस्ट में पूछोगे, तो आप उसकी बराबरी कोई नहीं करता, ये बता रहा हूँ। यहाँ के भी अच्छे हैं। ओके, अब 2024 में आप इलेक्शन लड़ेंगे फिर से? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा। नागपुर से ही? हाँ, नागपुर से। और आपको एक अगर नंबर दिया जाए कि आप एक नंबर पिक कीजिए कि 2024 में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के? जितनी आज है उससे ज़्यादा सीटें आएगी, और हम निश्चित रूप से 2/3 मेजोरिटी लेकर विजयी होंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा मुझे विश्वास है। ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये कितनी भी यूनिटी करे तो भी लोग हमको साथ देंगे, देश का विकास करने के लिए, देश का भविष्य बदलने के लिए, और जनता को पता है कि उनका हित किस में है। जनता हमको चुनकर देगी, ये मेरा विश्वास है। तो जनता राहुल गांधी में हित नहीं देखती? वो जनता किसको देखती नहीं देखती ये मेरा विषय नहीं, पर हमारे में देखती है। हमें जनता सपोर्ट करेगी और हम चुन कर आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। लोग ऊब नहीं जाते हैं सर? आपने भी देखा हुआ है कितने इलेक्शंस हो जाते हैं। जैसे वाजपेयी जी के सामने जब वाजपेयी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो एवरीबडी यूज्ड टू से, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था वाजपेयी वर्सेस हु। उस टाइम प्रमोद महाजन थे, मतलब इंडिया शाइनिंग प्रोग्राम था, भारत में इतने हाईवेज बोलने वाले बोलते रहते हैं, चलने वाले चलते रहते हैं, लिखने वाले लिखते रहते हैं। शो ऐसे ही आगे चलते रहता है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि आखिर कभी पैशन के लिए होता है, कभी पेट के लिए होता है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो अच्छा है वो लेते रहना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए और चलते रहना चाहिए। आपका कोई पर्सनल गोल है सर कि मैंने ये करना है? आपने इतने सारे तो हाईवेज गिना दिए कि मैंने इतने रोड बनाने हैं, मैंने इतना करना है। अंत्योदय के बारे में आपने कहा, दैट इज़ योर वन ऑफ योर गोल्स, जो आप वो उससे आप कभी हिल नहीं सकते। मैं अभी सोशल एंटरप्रेन्योर करके अनेक प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ, मजदूरों में काम करता हूँ, स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं करता हूँ, अनेक प्रॉब्लम में लोगों की मदद करते रहता हूँ। और मुझे लगता है कि वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। राजनीति, लोकनीति और बृहत्तर राजनीति यानी सोशल वर्क है। गरीबों की सेवा करना, आखिरी व्यक्ति पायदान पर जो खड़ा है उसको रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की कोशिश करना। और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये समझकर काम करते रहना चाहिए। यही मेरा संस्कार है, मेरा भाव है और मेरा कन्विक्शन है। जितना संभव होता है मैं उस उद्देश्य को सामने रखकर काम करते रहता हूँ और करते रहूँगा। जब आप यूथ को मिलते हैं, इतने सारे आते हैं स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं 20s इन देयर 30s, आप उनको कहते हैं कि राजनीति में आओ, या कहते हैं नहीं नहीं ये तो एक दलदल है, इसमें मत आओ? मैं युवाओं को मिलते रहता हूँ। मुझे 6 डिलीट मिली है। 4 एग्रीकल्चर साइंस में महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी की मिली और 2 गलगोटिया और SBM यूनिवर्सिटी की मिली। तो मैं अक्सर इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये काम खुद भी करता हूँ और लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ। और टेक्नोलॉजी मेरी पैशन है। वर्ल्ड में क्या चेंज हुआ है, तो नेचुरली मुझे सुनने वाला बहुत बड़ा क्लास है, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी है। यूट्यूब पर वगैरह मैं बहुत पॉपुलर होता हूँ। कभी कभी 2 लाख 2.5 लाख मुझे पैसा महीने में मिलता है। वर्ल्ड में लोग सुनते हैं। बच्चों में ये सब बातें जो नई रिसर्च की होती है, इनोवेशन की, अच्छी लगती है। तो मैं युवाओं को मिलने में खुशी रहती है मुझे, ताकि वो देश का भविष्य है, उनके साथ बातचीत करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा होता है? जब देश के बाहर जाना या देश में ही आप कोई पर्यटक स्थल ढूंढते हैं? मैं इतना चॉइस वाला नहीं हूँ। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। न मेरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा महत्वाकांक्षा है, न व्यक्तिगत जीवन में है। खाता पीता हूँ, खुशी से रहता हूँ, आनंद से चलता हूँ।
वो बहुत दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टू बी हैप्पी, टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वन इज अभी आपको एक बात, भूटान के प्रधानमंत्री जी ने हाँ जी। बहुत अच्छी बात कही, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक। तो मैं सोचता हूँ कि हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का सुखांक क्या है, क्या क्या चाहिए उसको, तो उसके आधार पर हम काम करके ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे सभी स्टेक होल्डर, हमारे समाज के सभी लोग सुखी, समृद्ध और संपन्न जीवन व्यतीत करें। और आप सिंपल लिविंग में भी विश्वास करते हैं। मैंने देखा था आप शॉपिंग के लिए चले गए थे अपने ग्रैंड डॉटर के लिए गिफ्ट लेने के लिए। हाँ, कॉमन मैन जैसा ही रहना चाहिए। मुझे खुशी होती है, रास्ते पर भेलपुरी खाते समय आनंद होता है। अभी मर्यादा आई है, पर मैं अक्सर कहता हूँ रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। तो मुझे सादी रहना, लोगों में रहना अच्छा लगता है। अब सुरक्षा के कारण कुछ मर्यादाएं आती है, तो वो मेरी मर्यादा है, पर मैं छोटा आदमी, सामान्य व्यक्ति, दोस्त मित्रों के साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। आई होप आप ऐसे ही रहें एंड मोर सक्सेस एंड पावर टू यू। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।